हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है जल। तो आज इस चैप्टर में हम, जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जल यानी वर्षा किस तरह से होती है, उस सब के बारे में हमने देखा था। आज हम इसी जल के टॉपिक को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि जल जो है पृथ्वी पर किन किन स्वरूपों में पाया जाता है, साथ में कहाँ कहाँ स्थित है, और ये जो जल है महासागरों की क्या विशेषता है, जो जल है महासागरों में उनकी क्या अपनी विशेषता है, किस तरह से तरंगें उठती है, किस तरह से ज्वार भाटा आता है, और ये किस तरह से एक सुनामी का कारक बनता है, और इससे जो जन तबाही होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इस तरह से ये जो टॉपिक है आप इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से भी कोलेक्ट कर सकते हो कि जब सुनामी आता है तो वो क्या क्या घटित होता है, इसके साथ भूकंप आता है तो वो क्या-क्या कितने लोग प्रभावित होते हैं, किस तरह से जो स्थितियाँ बदल जाती हैं। तो कहीं न कहीं ये जो जल का टॉपिक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सूर्य के ताप के कारण जो जल होता है वो वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप ले लेता है। अब यहाँ से जो है संघनित होने के बाद यह वर्षा, हिम और सहिम के साथ, यानी सहिम मतलब ओले के साथ वृष्टि के रूप में धरती पर यानी समुद्र या धरती पर नीचे गिरता है। यानी जब कोई जल है और वो गर्म हो रहा है सूर्य के ताप के कारण, तो वो वाष्पित हो रहा है और वाष्प होने के कारण वो ऊपर की ओर गति करता है, यानी वो एक लो प्रेशर क्रिएट करता है और इसके कारण हल्का होकर वो ऊपर जाता है। अब जितना इसका लो प्रेशर होगा उतना ही इसकी क्षमता होगी ये जल वाष्प को ग्रहण करने की। अब जैसे ये जल वाष्प को अपने साथ ऊपर लेकर जाता है तो एक समय आता है कि इसकी जो क्षमता होती है पूरी तरह से भरपूर हो जाती है, मतलब वो अब ज्यादा जल वाष्प को ग्रहण कर नहीं सकता, यानी अब वो संघनित होने की स्थिति में आ जाता है और संघनित होने के बाद वो वर्षा करने लगता है। और इसी तरह से जो जल है वो धरती से फिर वायुमंडल, वायुमंडल से पुनः धरती के पर वर्षा के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से जो है एक जल चक्र का निर्माण होता है और इसी प्रक्रम को जो है हम जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः जो जल होता है दो भागों में विभाजित होता है, एक तो लवणीय जल यानी खारा जो जल होता है वो, और अलवणीय अलवणीय जल यानी ऐसा जल जो पीने लायक हो। तो लवणीय का सामान्य अर्थ हम शब्दों के रूप में जाने तो लवणता का मतलब होता है खारा और अलवणता का मतलब होता है पीना खारा, यानी जो पीने और मीठा पानी हो उसको हम अलवण कहते हैं। तो अलवण जल के जो स्रोत है उनमें नदियां होती हैं, ताल होते हैं, सोते हिमनद होते हैं। इसी तरह से महासागर के जो जल होते हैं वो लवणीय जल होते हैं, जैसे कि महासागरों और समुद्र में जो जल पाया जाता है वो लवणीय होता है। और लवणीय होने का जो मुख्य कारक होता है कि उसमें जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा यानी NaCl की जो मात्रा होती है उस जल में अधिक होती है और इसके कारण ये हमें पीने पर बहुत खारा लगेगा। हमारे आज भी जो भूमिगत जल पाए जाते हैं कहीं कहीं तो खारे पाए जाते हैं। गुजरात के इलाकों में आप देखोगे तो वहां पे भी जल आप हैंड पंपिंग के द्वारा जो जल निकाला जाता है वो जल खारा होता है कुछ मात्रा में, या फिर कोई जल चिकना होता है। ऐसे जल पीने योग्य नहीं होते और इन्हीं जलों को लवणीय जल कहा जाता है। ये जो हम पृथ्वी पर देखते हैं कि लगभग जो है पृथ्वी का 71% जो भाग है वो पूरी तरह से जल से अवच्छिद है। तो ये जो 71% जल होते हुए भी पृथ्वी यानी हम क्यों जल की कमी को महसूस करते हैं कि लगभग 29% जो भाग है वो भूमि है पृथ्वी पर, लेकिन इसके कंपेयर में तो जल हमारे पास इतना है कि हम सदियों तक जल पे ऐसे निर्भर रह सकते हैं। पर होता क्या है कि अधिकांश जल जो है समुद्रों का वो खारा है, पीने योग्य नहीं है और अन्य कामों में भी इसका इतना खारा है कि अन्य कामों में भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। और इसके कारण होता क्या है कि ये जल हमारे किसी काम का ही नहीं होता। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जल का भंडार होते हुए भी हम इस जल का उपयोग नहीं कर पाते। तो सामान्यतः जो जल का वितरण होता है उनमें पाया जाता है कि महासागरों में 97.3% जल है जो पूरी पृथ्वी पर स्थित है। और इसी तरह से बर्फ छत्रक होते हैं, यानी बर्फ और हिम के रूप में जो जल होता है वो 0.2% है, यानी जो हम ध्रुवों पर जल देखते हैं उनकी बात करें कि बर्फ के रूप में जल जो है 0.2% है। वहीं पे भूमिगत जल और भूमिगत जल की जो मात्रा है वो 0.068% है। वहीं पे झीलों का अलवण जल यानी
ऐसे झीलों में जो जल स्थिति जो मीठे जल है वो 0.009% है। वहीं पे स्थानीय समुद्र और नमकीने झीलों में जो जल है जो मीठे पानी के लिए है वो 0.009 है। साथ में वायुमंडल में जो जल हम देखते हैं यानी जल वाष्प के रूप में जो जल होता है वायुमंडल में वो भी उसकी मात्रा होती है 0.001%। वहीं पे नदियों में जो जल पाया जाता है उसकी मात्रा जो है लगभग 0.001% ही है। यानी सबसे जो नदियां हमारे पूरे विश्व में जो पाई जाती है वो केवल पूरे जल का 0.0001% ही जल कंटेन करती है जो हमें पीने लायक उपलब्ध है। इस तरह से आप महासागरों का जल निकाल देंगे जो खारा है, बाकी जो जल बचेगा यानी 2.7% जो जल होता है वही हमारे लिए पीने लायक जल है। तो जीवन के लिए जो जल है अत्यधिक आवश्यक है। प्यास लगने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है और ऐसे इतना कम जल होते हुए भी हम इस जल को इतनी आसानी से बर्बाद करते हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारा एक प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन है उसको हम लापरवाही से बर्बाद करते हैं तो इससे एक संकट आता है वो है जल संकट कि हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको हमारे ये प्राकृतिक संसाधन उनको उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये जो जल है या फिर जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें संयम पूर्वक और अच्छे से उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं उनको देख लेते हैं कि लवणता किस तरह से मापी जाती है जल में। तो कहा जाता है कि 1000 ग्राम जल में जो मौजूद नमक की मात्रा होती है उसको हम लवणता कहते हैं। यानी 1000 ग्राम आप जल ले लीजिए और उसमें जो जल की मात्रा मिलेगी उसको ही लवणता कहा जाएगा। इसी तरह से महासागरों में जो औसत जो लवणता देखने को मिलती है वो प्रति 1000 ग्राम जल में 35 होती है। यानी 35 ग्राम जो है नमक उसमें पाया जाता है प्रति 1000 ग्राम जल में। तो ये महासागरों की लवणता है, एवरेज है, मतलब औसत लवणता कह सकते हो आप। इसी तरह से दूसरा जो फैक्ट है कि इजराइल में एक मृत सागर है जो 340 ग्राम प्रति लीटर की लवणता होती है। इसमें तैराक जो है प्लाव करते हैं यानी वो भी तैर सकते हैं। इसकी नमक अधिकता होने के कारण ये बहुत सघन होती है। यानी इजराइल और ये जॉर्डन के इलाके यानी जहाँ पे वेस्ट बैंक है वहीं पे ये मृत सागर है, इसको डेड सी भी कहते हैं। तो यहाँ पे कोई जीव मर नहीं सकता। आप जाओगे इस यहाँ पे तो आप यहाँ पे तैर सकते हो, मतलब आपको तैरना नहीं आएगा फिर भी ये जल की सघनता इतनी अधिक होती है कि आपको डूबने ही नहीं देता। इस तरह से जो है यहाँ पे तैराक जो भी होते हैं वो ऊपर-ऊपर तैरते रहते हैं। इसी तरह से इसके कारण यहाँ पे जो है सालों भर पर्यटक मतलब लोग जाते हैं यहाँ पे इसका मतलब आनंद लेने के लिए। साथ में यहाँ पे एक और खास विशेषता इसकी है कि ये इतना खारा है कि इसमें कोई जलीय जीव भी नहीं पाया जाता है, मतलब मछली हो या फिर अन्य जो समुद्री जीव छोटे-छोटे माइक्रोबैक्टीरिया, फंगिस ये सब भी चीजें नहीं पाई जाती है क्योंकि इसका खारापन उनको जीवित ही नहीं रहने देता। तो इस तरह से ये जो मृत सागर है इसकी अपनी एक विशेषता है और इसका नमक इतना खारा है कि ये किसी काम मतलब हम इसका उपयोग भी नहीं ले सकते इस नमक का। तो इस तरह से ये मृत सागर अपनी एक खास विशेषता के साथ इजराइल और बॉर्डर जो जॉर्डन का एरिया है वहां पे स्थित है। यहाँ पे जल के संकट के बारे में हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि राजस्थान के इलाके में कई देखते हैं कि महिलाएं जो है अपने सर पर मटका लिए हजारों किलोमीटर 100 मीटर तक जाती हैं मेट्रो और वहां से जल लेकर आती हैं और बाकी काम करती हैं। यहीं से हम देखते हैं कि लास्ट में हमने देखा था कि केरला और तमिलनाडु में भी जल की कमी देखने को मिली थी हमें। तो जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है फिर भी ऐसा हो रहा है कि जल की यानी वर्षा की असमानता के कारण कहीं-कहीं अकाल हो जा रहा है, तो कहीं-कहीं सूखा की स्थिति है, तो वहीं पे कहीं-कहीं एकदम बाढ़ की स्थिति है कि वहां का जो पूरा जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो जाती है। तो इस तरह से जो जल की विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि महासागरों में जो जल मिलता है उसके बारे में। तो सामान्यतः हम बात करते हैं कि जो महासागर होते हैं वो बड़े स्वरूप में दूर-दूर इलाकों में फैले होते हैं। तो सामान्यतः महासागरों की अपनी एक विशेषता होती है, जो विशेषता को हम कह सकते हैं कि उनके अपने तरंग होते हैं, महासागरों में ज्वार-भाटाएँ आती हैं, साथ में उनकी अपनी धाराएँ होती हैं। तो कहा जाता है कि जो महासागरों का जल है वो हमेशा गतिमान रहता है, वहीं पे जो तो हम बात करते हैं ताल और झील के जल की वो शांत जल होते हैं, यानी उनका जो शीत यानी वो शांत रहते हैं, वो किसी तरह की गति नहीं करते हैं। तालाब का जल आपने देखा होगा अपने आसपास के इलाकों में, तो उसमें कोई हेर-फेर नहीं होता, उसमें कोई तरंग या धारा नहीं उत्पन्न होती है।
वो जितना है उधर उतने एरिया में फैला रहता है। लेकिन वहीं पे महासागर की बात करें, समुद्रों की, तो उनमें तरंगे उठती हैं, यानी जो जल है एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है, उसमें ज्वार भाटाएँ आती हैं, तो तटीय इलाकों पर ये मतलब उसको भिगो कर चली जाती हैं। इसी तरह से बड़ी-बड़ी धाराएँ आती हैं जो कहीं न कहीं एक सुनामी के कारक के रूप में होती है, और ऐसी धाराएँ 2 प्रकार की होती है, गर्म जल धारा और कह सकते हो ठंडी धारा। तो इस तरह से जो है महासागरों की अपनी एक विशेषता होती है। कहा जाता है कि जल संरक्षण के लिए जल का संरक्षण और लोगों में जागृति है, उसके लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इस दिन जल संरक्षण की विभिन्न विधियों पर मतलब लोगों में जागरूकता और उसको प्रबलित किया जाता है। अब तरंगों की बात कर लेते हैं कि तरंग किसे कहते हैं। एक समुद्री क्लिप है जिसमें तरंगे उत्पन्न हो रही है, और देखिए कि इनकी लंबाई और इनकी तीव्रता कितनी ही तीव्र होती है कि ये अगर हमारे तटीय इलाके से अगर मिल जाती हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं, तो किस तरह से अपने साथ जो भी संसाधन है, जो भी हमारे तटीय इलाके हैं, उनको पूरी तरह से तबाह करने की इनके पास ऐसी विनाशकारी शक्ति होती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि समुद्र के तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होता है कि ये तरंगे अपने साथ गेंद को वापस लौटा जाती हैं। तो इसी तरह जब महासागरीय सतह पर जल जो है लगातार उठता और गिरता रहता है, उसी को ही तरंग कहते हैं। इस तरह से हवा के साथ जो तरंग है वो उठेगी फिर बैठेगी, इसी तरह से जो है लहरें उठेंगी, और जो भी सामान है या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो तरंगों के साथ समुद्र में स्थित होती है और किनारे पे आ जाती हैं। तो इस तरह से ये तरंगे उठती हैं महासागरों में। यहाँ पे एक फैक्ट है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन होगी उतनी ही तेज तरंगे होंगी, यानी पवनें भी अपना एक योगदान देती है इन तरंगों की उत्पत्ति में। जितनी तेज हवा बहेगी उतनी ही तेजी से जो है जल भी बहेगा और एक नई ऊंचाई के साथ आगे बढ़ता हुआ वो गिरेगा। तो इस तरह की घटना को कहते हैं तरंग। सामान्यतः जो सुनामी शब्द के बारे में उत्पत्ति कही जाती है कि वो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सामान्यतः सुनामी आने पर जो पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, इसी के कारण इसको सुनामी कहा गया, यानी पोताश्रय तरंगे, जो इससे कि पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं जब सुनामी आता है। तो ये एक जापानी शब्द है, आपको बस ध्यान में रखना है कि अभी ये जो तरंगे हैं कहीं न कहीं जब अपनी ऊंचाई और अपनी गहराई इतनी बढ़ा देती हैं, तो एक समय आता है कि ये अत्यधिक विनाशकारी हो जाती हैं। जैसे कि भूकंप है या फिर ज्वालामुखी है या फिर जल के नीचे जो भूस्खलन होता है, उसके कारण जो है महासागरीय जल एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं, और विस्थापन के कारण इनमें परिणाम ये होता है कि 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो विशाली तरंगे उठ जाती हैं, और इसी को कहते हैं सुनामी। यानी जो तरंगे अगर ज्यादा एक सामान्य गति के साथ तरंगे उठती हैं तो वो सामान्य घटना है, लेकिन वही तरंगों में अचानक से परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन अगर भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार के कारण या फिर भूस्खलन के कारण उत्पन्न होता है, तो अचानक से जो जल है उसमें एक तीव्रता देखने को मिलेगी और इसकी तरंगे बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाएंगी, जैसे कि 15 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। तो ऐसी तरंगों को सामान्यतः हम सुनामी कहेंगे, अगर 15 मीटर तक ऊंचाई वाली तरंगे पाई जाएंगी तो। अब तक सबसे विशाल सुनामी तरंग 150 मीटर तक की मापी गई है, और ये तरंग जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2004 में सुनामी से भारत के जो तटीय इलाके हैं उनमें अत्यधिक जो है विनाश देखने को मिला था। यह सुनामी जो है अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है उसमें इस सुनामी में डूब गया था। यानी 2004 में एक सुनामी आई थी, और उस 26 दिसंबर 2004 में, और सुनामी इतनी तीव्रता से आई थी कि वो पूरी तरह से जो हमारा दक्षिणी भाग का इंदिरा पॉइंट है वो उस सुनामी के कारण पूरी तरह से डूब गया था। और ये सुनामी आने का मुख्य जो कारण था भूकंप था, क्योंकि भूकंप के कारण होता क्या है कि पूरी तरह से धरती में अस्थिरता आती है, और धरती में अस्थिरता आएगी तो जलों में भी तो अस्थिरता आएगी, और उसके कारण क्या होगा कि जल में कंपन बढ़ेगा। कंपन से धीरे धीरे वो लहरें बनेगी, लहरें से फिर वो तरंगों का रूप लेंगी, और तरंगे इतनी विशाल रूप ले लेंगी कि वो सुनामी के रूप में मतलब समुद्र जो तटीय इलाके हैं हमारे उससे टकराएंगी, और एक तरह से जो जनहानि की उसके कारण की जिम्मेदार होती हैं। अब यहाँ पे सुनामी का एक उदाहरण दिया गया है कि ये सुनामी जो है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई थी। तो ये सुनामी का जो टॉपिक है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से इसको जोड़कर देखना है कि जीएस पेपर 2 का जो एक सिलेबस में मेंशन है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके साथ इसको कोरिलेट करके आपको इस टॉपिक को देखना है कि सुनामी और सुनामी से होने वाले प्रभाव।
कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई और इसके कारण जो है बहुत अधिक विनाश हुआ। हुआ क्या था कि इसका जो केंद्र है, अधिकेंद्र है, ये सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। मान लीजिए कि भारत की प्लेट है और यहाँ पे इंडोनेशिया का इलाका है और इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है जहाँ पे सुमात्रा पाया जाता है। इस सुमात्रा में ही भूकंप आया और इस भूकंप के कारण जो है ये तरंगे, मतलब भूकंप आएगा तो इन महासागरीय तरंगों में गति आएगी और इससे क्या होगा कि जल की लहरें जो है एक बड़े विशाल तरंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी और इसके कारण जो है सुनामी आया तटों पर। तो ये भूकंप की जो तीव्रता थी वो 9.0 मापी गई और इसके कारण हुआ ये कि भूकंप आया जिसके कारण जो है भारतीय प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और इसके कारण हुआ ये कि जो प्लेटें धंसी वो 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हुई और ये पूरी तरह से नीचे झुक गया और इसके कारण जो जल है महासागरों का वो उसी ओर बहने लगा, यानी धंसने की तरफ ही बहने लगा। इसके कारण दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों के जल हटने लगे और भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने तक जल वापस समुद्र की ओर लौटा। यानी जब तक ये गतिविधियां होती रही तब तक जल इसी ओर बढ़ा, लेकिन जितना काम कंप्लीट हो गया, यानी जितना तक धंसना था उतना धंस गया, फिर जल जो है टकराने लगा और उसके कारण फिर से ये इस दिशा की ओर इसका बहाव शुरू हुआ। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से आया जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान से की जा सकती है। परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए, जैसे कि भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में स्थित था, ये पूरी तरह से डूब गया इस सुनामी के कारण। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र की तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान निकोबार की समूह की तरफ तथा श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम होती गई। मान लीजिए कि यहाँ से भूकंप की तरंगे उत्पन्न हुई सुमात्रा में, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो इनकी जो है तीव्रता में कमी आएगी, तो इस तरह की घटना देखने को मिली। अब जब भूकंप की तरंगे उत्पन्न हुई तो भूकंप के कारण जो है समुद्री तरंगे भी उत्पन्न हुई। अब उत्पन्न होने के कारण जो इन तरंगों की लंबाई थी शुरुआती में तो ये 700 से 900 किलोमीटर की थी, लेकिन धीरे धीरे ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आगे बढ़ रही थी। तो समुद्री तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, यानी मान लीजिए कि समुद्री इलाका है और समुद्र से जो ये भारतीय तट है यहाँ तक ये समुद्री तरंगे 3 किलोमीटर तक गई। जो भी 3 किलोमीटर तक का तटीय इलाका होगा वो पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। इसमें हम कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए। लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख से अधिक घर जो है इस सुनामी के कारण पूरी तरह से तहस-नहस हो गए। यद्यपि पहले ऐसे भूकंपों का जो है अनुमान लगाना संभव नहीं था, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटा पहले मिल सकते हैं। हुआ है ये, मतलब इसके लिए कदम उठाया गया है कि प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी एक प्रणाली विकसित की गई है कि जो सुनामी आने के, मतलब सुनामी आ रहा है उसके 3 घंटा पहले ये हमें संकेत दे दे कि सुनामी आने वाला है, तो लोग मतलब सतर्क हो जाएं और जो भी गतिविधियां हैं, जो भी जन मन की हानि बचाने वाली है, लोगों को वहां से दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दिया जाए कि सुनामी आए तो लोगों की मृत्यु ना हो। तो ये जो प्रणाली विकसित की गई है ये प्रशांत महासागर में ये, लेकिन दुख की बात ये कि हिंद महासागर में ऐसी कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई है और इसके कारण ये है कि यहाँ पे जो भूकंप आते हैं, भूकंप आया 2004 का, इसके कारण बहुत लोग यानी 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु देखने को मिली इस सुनामी के कारण। और हिंद महासागर में जो कहते हैं कि प्राथमिक चेतावनी की प्रणाली है ये लगाई इसलिए नहीं गई है क्योंकि वहां पे जो भूकंप की गतिविधियां हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों तक तबाही मचाई वो पिछले कई वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी में एक थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्तियों की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का संकेत प्रथमतः तटीय क्षेत्र में ये होता है कि जल जो है तेजी से कम होने लगता है। यानी मान लीजिए कि ये तटीय इलाका है और इस तटीय इलाके से जो समुद्र की लहरें आती हैं वो पूरी तरह से पीछे जाने लगेंगी। जो जल होगा इस समुद्री तट का ये पीछे जाने लगेगा और इसके फलस्वरूप ये होगा कि तरंगे बड़ी रूप ले लेंगी और ये फिर से दोबारा तटों की ओर पुनः आती हैं और इसके कारण जो है तटीय इलाके को दूर दूर तक इसको अपने साथ समेट लेती हैं।
तो ये जब भूकंप आया 2004 में, तो लोग खुशी से इस सुनामी को देखने के लिए और तटीय इलाकों की तरफ गए, और इसके कारण ये हुआ कि उस सुनामी के साथ इन लोग भी मतलब सुनामी के साथ डूब गए। तो इस तरह से जो है घटनाएं घटी कि देखिए कि इस तरह की सुनामी आई थी, उसकी एक क्लिप है जिसको आपको समझने में आसानी होगी कि सुमात्रा में इस तरह की भूकंप आया। भूकंप के कारण जो है सुनामी की लहरें उठी और 700 से 900 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ी थी। तो इस सुनामी से आपको अंदाजा लगेगा किस तरह की घटना उस समय घटी थी। अब आप ये क्लिप को ध्यान से देखिए किस तरह से जो है सुनामी की तरंगे, जो लहरें हैं, जो इतनी तरंगे अपनी ऊंचाई के साथ आती हैं और कैसे समुद्र से जब तटीय इलाकों से टकराती हैं तो अपने साथ जो भी पाती हैं और अपने साथ तहस-नहस करती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह की जो सुनामी घटना 2004 में हमने देखने को मिली थी, वो इसी प्रकार की एक घटना थी जिसमें मतलब जो आंध्र प्रदेश और केरल के इलाके कितनी पूरी तरह से तहस-नहस हो गए थे। और साथ में जो हमारा एक कहते हैं हमारा इंदिरा पॉइंट द्वीप है, वो भी पूरी तरह से इस सुनामी के कारण पूरी तरह से डूब गया था समुद्र में। तो ये सुनामी का एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है कि सुनामी आता है तो किस तरह से तटीय इलाकों के जितनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ता है, यानी लगभग मान लीजिए कि समुद्र सतह से वो 3 किलोमीटर तक बढ़ रहा है, तो वो 3 किलोमीटर की भूमध्यस्थलीय जगह पे जितनी भी चीजें होंगी उनको पूरी तरह से वो तहस-नहस कर देता है। अब बात करते हैं कि महासागरीय में ज्वारीय भाटा किस तरह से उत्पन्न होता है। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब जल निम्न स्तर तक जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। यानी मान लीजिए कि समुद्री तरंग है, ये ऐसे उठ रही है तो ये उठने को इसको ज्वार कहेंगे, लेकिन जब यही जल पीछे जाने लगता है समुद्र में तो इसको भाटा कहा जाता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे क्लिप पे कि किस तरह से जो जल है जो पीछे जा रहा है तो इसको भाटा कहा जाता है। उसी तरह से जब जल जो है आगे आता है तटीय इलाकों पे तो उसको ज्वार कहा जाता है। तो ये जो जल है ये ज्वार भाटा की एक घटना है, किस तरह से समुद्र का जल आगे आता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब वो पीछे जाने लगता है तो उसको भाटा कहा जाता है। अब ये जो ज्वार भाटा है ये महासागरों में दिन में 2 बार आता है, और इसका कारण होता है चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी की स्थिति का। इसके बारे में देखिए कि ज्वार भाटा किस तरह के उत्पन्न होते हैं और कितने तरह की होती हैं। तो सामान्यतः ज्वार भाटा 2 तरह की देखने को मिलती है, लघु ज्वार भाटा और एक है बृहद ज्वार भाटा। बृहद जो ज्वार भाटा है वो इस कंडीशन में होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं। वहीं पे दूसरा जो कंडीशन होता है कि सूर्य, पृथ्वी और फिर चंद्रमा एक कंडीशन में, यानी जो दोनों स्थितियों में क्या है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो है एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, और इसके कारण जो है ज्वार भाटा अवरोध होता है। क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर तो गुरुत्वाकर्षण बल है, और यहाँ पे चंद्रमा आ जा रहा है और यहाँ पे सूर्य है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है सीधी होने के कारण और ये पृथ्वी के नजदीक होने के कारण यहाँ पे बल जो है विपरीत लगता है, यानी चंद्रमा की तरफ बल लगता है, और बल लगने के कारण जो है समुद्र के जो जल रहते हैं वो उस ओर खिंचाव करते हैं, और इस खिंचाव के कारण ही ज्वार भाटा तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक इसी कंडीशन में दूसरा बात करें कि जब पृथ्वी है और पृथ्वी बीच में आ जा रही है तो ये एक तरफ तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरी तरफ जो है चंद्रमा की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और इसके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। तो ये जो ज्वार भाटाएं होती हैं जो सूर्य और चंद्रमा के कारण उत्पन्न होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, और इसके कारण इनको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि ये तीनों एक सीधी रेखा में होती हैं। और वहीं पे जब लघु ज्वार की बात करते हैं तो इसमें जो है ये ज्वार भाटा समकोण बनने पर, यानी ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, तीनों के बीच एक समकोण की दशा होती है, तब ये ज्वार भाटा आता है। तो जैसे कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल एक तरफ ना लग के ये विपरीत दिशा में लगेगा कि एक तरफ यहाँ पे लग रहा है, एक तरफ इस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इसके कारण जो है ज्वार भाटा जो है, यानी जो ज्वार के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो जल है वो कम ऊंचाई तक खिंचाया जाएगा, और इसके कारण जो है ज्वार भाटा की जो गति है, तरंगे हैं वो निम्न होंगी। उसी तरह से दूसरी जो कंडीशन होगी कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी और जब चंद्र जो है इस दिशा में आता है, यहाँ पे चंद्रमा आता है, तभी भी लघु ज्वार भाटा घटित होता है। तो ये जो ज्वार भाटा घटित होता है सामान्यतः सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो विपरीत दिशा में लगता है इसके कारण उत्पन्न होता है। तो हम बात करें कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। एक आपको ज्वार भाटा का एमसीक्यू के मान लीजिए कि पीटी में क्वेश्चन आता है कि ज्वार भाटा के
आने के कारणों में बताइए। तो एक तो सूर्य चंद्रमा के बीच जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। फिर जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से वो जल उसी ओर आकर्षित होता है और इसी के आकर्षण के कारण ज्वार उत्पन्न होते हैं। यानी आकर्षण होगा तो जल ऊपर जाएगा, ऊपर होगा तो यानी वो जल कहलाएगा। इस तरह की दो कंडीशन होती है कि महीने में 2 बार, एक पूर्णिमा के दिन और एक अमावस्या के दिन जो है बृहद ज्वार देखने को मिलते हैं। तो ये रहा जो ज्वार भाटा जो होता है इस तरह से उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, क्योंकि जब ज्वार आता है तो वो तरंगे और लहरों के साथ आगे बढ़ता है और इसके कारण जल में ज्यादा तीव्रता आ जाती है और इसके कारण क्या है कि जो नाव होती है जल में वो अधिक गति से आगे बढ़ती है। इसके लिए ये नौ संचालन में सहायक होता है। साथ में बंदरगाहों को जहाज मतलब जो जहाजें आती है बंदरगाह पे वो पहुंचाने में भी सहायक होता है। और सामान्यतः होता क्या है कि जब ये ज्वार आता है तो अपने साथ ये तो ऊंची तरंग के साथ आ रहा है, तो इसके साथ जो समुद्री जलीय जीव होते हैं वो भी तो इसके साथ तो तटीय इलाकों पर आते हैं और इसके कारण क्या है कि मछलियां हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं तटीय इलाकों के तहत। साथ में मछुआरों को इन मछलियों को पकड़ना भी आसान होता है। और ज्वार भाटा आने के का एक और लाभ है कि इससे जो है विद्युत उत्पन्न किया जाता है कि जब ज्वार आता है तो ये मान लीजिए कि समुद्र के बीच एक टरबाइन लगा दी जाती है समुद्री तट के किनारे। अब ज्वार आएगा तो कहीं ना कहीं ये समुद्र तट को क्रॉस करते हुए ये टरबाइन के ऊपर से जल ऐसे जा रहा है, तो इसमें जो टरबाइन लगा है वो घूमेगा और जल मतलब उत्पन्न होगी, इसी सॉरी बिजली उत्पन्न होगी। इसी तरह से जब ये भाटा यानी जब जल वापस जाएगा तो फिर से ये टरबाइन घूमेगा और पुनः बिजली मतलब जनरेट करेगा ये टरबाइन। तो इस तरह से मतलब जो टाइड पावर लगाया जाता है समुद्रों में विद्युत के लिए। तो ज्वार भाटा किस प्रकार से आती है, सूर्य चंद्रमा की क्या दशाएं होती हैं उसको देख लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो अमावस्या और पूर्णिमा होती है उस दिन ज्वार भाटा शुरू होता है। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि जब चंद्रमा इस दिशा में यानी समकोण की दशा में आता है निप टाइड की दशा में तो लघु ज्वार भाटा आती है और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, लेकिन जब ये तीनों एक ही दिशा में होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है और तब बड़ी ज्वार भाटाएं हमें देखने को मिलती हैं और ये महीने में 2 बार होती है ऐसी बड़ी ज्वार भाटा घटना है। अब महासागरीय धाराओं की बात कर लेते हैं। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म। तो सामान्यतः जो महासागरीय धाराएं हैं भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा है उसके निकट अधिक पाई जाती है गर्म और ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। उसी तरह ठंडी धाराएं वो ध्रुवों की ओर अधिक पाई जाती हैं और ये निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी का विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा कह सकते हो आप, और इस ओर जो सूर्य की किरणें हैं 12 मास ऐसे तीव्र बढ़ रही हैं तो यहाँ का इलाका गर्म होगा यानी जो ये जल है वो भी गर्म होगा। तो ये महासागर के जो भी धाराएं होंगी वो गर्म होंगी। तो ये गर्म होने के कारण जो क्या होगा कि हवा के साथ ये धाराएं हैं ये आगे बढ़ेंगी यानी ये ध्रुवों की ओर बहेंगी। वहीं पे जो ध्रुवों का जल है यहाँ पे सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी यानी यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ रही हैं और इसके कारण क्या होगा कि यहाँ का जल सामान्यतः ठंडा होगा यानी यहाँ पे जो धारा होगी वो ठंडी जल धारा होगी और यहाँ पे सामान्यतः ठंडी जल धारा है तो यानी वहां पे वो हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे गर्म जल धारा है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से हाई प्रेशर से क्या होगा कि ये लो प्रेशर की ओर गति करेंगी, वहीं पे जो ये लो प्रेशर वाली धारा है ये हाई प्रेशर की ओर गति करती हुई दिखेंगी। तो इस तरह से एक चक्रण निर्मित होता है हमें देखने को मिलता है जल धाराओं के बीच। तो लेब्राडोर जो है महासागरीय धारा है वो शीत जल धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो अफ्रीका के साइड में पाया जाता है वहां पे जो ये गर्म जल धारा देखने को मिलती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है यानी जब मान लीजिए कि कोई इलाके में गर्म जल धारा यानी आप उबलते हुए जल को अपने पास रखोगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आसपास के इलाकों को थोड़ा बहुत वो गर्म कर देते हैं। इसी तरह जो महासागरों में जल धारा गर्म होती है वो कहीं ना कहीं जब स्थलीय सतहों से आती है यानी उसके निकट आती है तो वहां के इलाके को भी वो गर्म कर देती है यानी कहीं तापमान को भी वो प्रभावित करती है और उसके तापमान को भी वो गर्म कर देती हैं। और इस कारण से जिस स्थान पे गर्म और शीत जल धाराएं होती हैं वहां पे उस तरह की दशा देखने को मिलती है कि गर्म जल धारा है तो वहां पे गर्मी स्थिति देखने को मिलती है, ठंडी जल धारा है तो वहां पे ठंडा इलाका देखने को मिलता है। और जब ये गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहां पे कहा जाता है कि वो विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य
यानी मछली पकड़ने के सबसे अच्छे केंद्र होते हैं, वहाँ पे मछली पालन बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। यानी गर्म और ठंडे जल में मछलियों की जो उत्पत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए वो उनके लिए बहुत सुलभ माना जाता है, गर्म और ठंडी जलधाराएं। तो ऐसे 2 उदाहरण दिए गए हैं कि जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इस तरह की जलधाराएं देखने को मिलती है। तो ये उत्तरी अमेरिका, मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का एक उदाहरण लीजिए कि ये पूर्वी तट है, यहाँ पे जो है गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, तो यहाँ पे मतलब मछलियों मारने के मतलब बहुत सारा भंडारण एक तरह से मछुआरों के लिए लाभ होता है इस इलाके पे। उसी तरह से जापान की बात करें तो जापान में भी ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, तो ये भी मछली पकड़ने के लिए सुलभ दशा स्थितियां यहाँ पे भी पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से जो है गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं एक दूसरे तरफ से गति करती हैं। तो यहाँ से जो है ये गर्म जलधारा है और यहाँ पे जो है कन्वर्ट होकर गर्म जलधारा ठंडी जलधारा की तरफ, यहाँ पे लेब्राडोर है तो आपने देखा कि लेब्राडोर जो है एक ठंडी जलधारा है। वहीं पे यहाँ पे गल्फ है तो वो गल्फ जो है एक गर्म जलधारा है। तो इस तरह से जो है गर्म और ठंडी जलधाराएं महासागरों में गति करती रहती हैं। जो ठंडी जलधाराएं किस तरह से गति करती हैं, यहाँ पे ठंडी जलधाराएं हैं जो ध्रुवों के पास है, यहाँ पे भी ठंडी जलधाराएं हैं, लेकिन जो महासागरों के पास, महाद्वीपों के पास जो जलधाराएं हैं वो गर्म जलधाराएं हैं। तो यहाँ से गर्म जलधारा फिर ठंडी जलधारा बह रही है, इस तरह से ये सर्कल बनाते हुए लो प्रेशर टू हाई, हाई प्रेशर टू लो, और इनका चक्र चलता रहता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे कुहारे मतलब फुहारा होता है, इतना घना जैसे दिखता नहीं है, कुछ क्लियर नहीं होता, कुहासे जैसी स्थिति हो जाती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पे जो है नौ संचालन बाधा आती है। तो सामान्यतः ये पीटी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है गर्म महासागरीय धाराएं की जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, उसके फायदे बताइए। तो इस तरह का मतलब क्या क्या फायदे है, तो मत्स्य के जो क्षेत्र हैं वो बताइए कि मतलब ऑप्शन में दिया होगा कि मत्स्य क्षेत्र इससे ज्यादा सुलभ पाए जाते हैं इस क्षेत्रों में। यहाँ पे जो है नौका वाहन ज्यादा अच्छी तरह से संचालित हो पाता है। तो बताइए कि कौन सा सही है, ए और बी और दोनों। तो आपको मछलियों के बारे में बताना है कि जब जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलेंगी वहां पे जो स्थिति है वो मछलियों के लिए सुलभ पाई जाती है और वहां पे वो अपना प्रजनन अधिक करती हैं, इसके लिए वहां पे मछलियां अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो वो ऑप्शन ए होगा। इसी तरह से जब इस तरह के पीटी का क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे जलधाराएं हैं, तो जब जलधाराएं मिलती हैं तो कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, कि तो वहां की स्थिति का ऑप्शन होगा कि कुहरे जैसी स्थिति होती है और इससे क्या लाभ होता है, तो दोनों संचालन में बाधा होती है, कोई लाभ नहीं होता। वहां पे लाभ ये होता है कि एक तो मछली की स्थिति मतलब मछलियों के लिए दशाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जो है नौ संचालन है वो बुरी तरह से बिगड़ जाता है, मतलब अच्छी तरह से क्लियरिटी नहीं दिखेगी। जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं कि कुहारा होता है ठंडियों के समय में, तो हमें कुछ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता कुहासे में, तो इसके कारण हम ऐसे अनुमान के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही महासागरों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अगर जहाज को जो नौवान है उसको दिखेगा नहीं कि आगे क्या है, तो वो मतलब आगे बढ़ नहीं पाएगा अपनी जो उसकी स्पीड है, और इसके कारण जो है उसको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये नौ संचालन में एक तरह से ये ऐसा मौसम जो है बाधा उत्पन्न करता है। यह भी यहाँ पे दिया गया है उदाहरण के रूप में कि ये 2 तरह की पौने हैं जो चलती हैं, गर्म धारा और शीत धारा। तो ये शीत धारा जो है ये इस इलाके में चल रहा है और ये गर्म धारा है। देखिए कि महाद्वीप है वहां पे गर्म धाराएं चलती हैं, ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है, वहीं पे ध्रुवों पर जो है शीत धाराएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो धाराएं हैं जो है कि मान लीजिए कि ये हाई प्रेशर यानी ठंडी शीत धारा है, तो ये लो प्रेशर की ओर जा रही है और लो प्रेशर वाली जो धारा है वो एक तरह से हाई प्रेशर की ओर बढ़ रही है। तो इस तरह से एक चक्रण का निर्माण होता है। एक तो इस इलाके पे होता है जो आप कह सकते हो दक्षिणी अमेरिका के साइड, उसी तरह से जो है अटलांटिक महासागर में भी ये जो है गर्म धाराएं इस तरह से बहती हैं और यहाँ पे ठंडी जलधाराएं बहती हैं। तो गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित हो रही है, फिर यहाँ से ये ठंडी जो है गर्म की ओर प्रवाहित होती है, यहाँ पे एक चक्रण का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे भी आप देखोगे कि ठंडी धाराएं यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ रही हैं, फिर यहाँ से ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बढ़ रही है, यानी यहाँ पे भी हवाओं का जो चक्रण है इस तरह से होता रहता है। फिर यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडी जलधाराओं की तरफ ठंडी जलधाराएं वो गर्म जलधाराओं की तरफ बह रही हैं और इसके कारण यहाँ पे भी चक्रण देखने को मिलता है। इस तरह से वह जलधाराएं मतलब एक दशा स्थिति क्रिएट करती हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दशाएं ऐसी है कि जलधारा
ठंडी और गर्म मिल रही है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मछली पकड़ने के लिए और मछली के प्रजनन के लिए दशा बहुत उपयुक्त होगी। लेकिन वहीं पे ये धारा मिल रही है, तो एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो है नौ संचालन यहाँ पे ठीक से नहीं हो पाता, यहाँ पे नौ संचालन में बाधा आती है। तो इस तरह की घटना देखने को मिलती है महासागरीय धाराओं के बीच। तो आज हमने देखा कि किस तरह से जो है जल हमारे पास कितना कम उपलब्ध है और फिर भी हम उस जल का बेपरवाही से उपयोग कर रहे हैं। साथ में हमने देखा कि ये महासागरीय की क्या विशेषता है, तरंगे, ज्वार भाटा किस तरह से उत्पन्न होता है। साथ में हमने ये देखा कि महासागरीय धाराएं हैं तो कैसे गर्म धाराएं जो है ठंडी जल धाराओं की तरफ आगे ग्रमण करती हैं और इनकी क्या अपनी विशेषताएं हैं और इनसे क्या लाभ और हानियां होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।